आज हम एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल है n/1000। इसको हम n/1000 को बोलते हैं मिली नॉर्मल। कैपिटल n/1000 को क्या बोला जाता है? मिली नॉर्मल। तो एक मिली नॉर्मल NaOH का 1 लीटर जल में विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaOH की आवश्यकता है? इस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। तो n/1000 इसको तो हम बोलेंगे मिली नॉर्मल, ठीक है। और 1 मिली नॉर्मल हमको सॉल्यूशन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? NaOH का। और इस सॉल्यूशन का हमको तैयार करना है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन हमको तैयार करना है। इसके लिए हमको कितने ग्राम NaOH की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब जो NaOH का जो ग्राम में वेट है वो निकालना है हमको, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दिया क्या गया है हमको। तो इसके लिए हमको दिया गया एक तो नॉर्मलता दे रखी है 1/1000, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हमको आयतन दे रखा है V बराबर 1000 ml। फिर इसके बाद हमको अणुभार की ज़रूरत पड़ेगी। तो अणुभार हमारा NaOH का जो अणुभार है Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और H हाइड्रोजन का 1। 16 और 1 17, 17 और 23 मिला करके हो गए 40। तो 40 ग्राम प्रति मोल। फिर उसके बाद में अगली स्टेप हम वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मलता की बात हो रही तो वैलेंसी फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? NaOH को तोड़ेंगे हम तो क्या प्राप्त होगा हमको? Na प्लस OH माइनस, ठीक है। सोडियम पर क्या है? +1, OH पर क्या है? -1। तो यहाँ दोनों जगह 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद अगली स्टेप में हमको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया गया है, दिया गया जो तो हमने रख लिया और जो हमको चाहिए वो भी हमने निकाल लिया। अब एक बार हमको ज़रूरत पड़ेगी भाई ग्राम में बाहर निकालना है, तो हम नॉर्मलता के सूत्र से ही निकालेंगे। अब नॉर्मलता के सूत्र में हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जो जो चीज़ें हमको दे रखी है वो सारी चीज़ें हम पहले नोट डाउन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो हमको दे रखी है और इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। वैलेंसी फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमको तुल्यांकी भार भी का सूत्र भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। भाई हमने नॉर्मलता का सूत्र जो देखा था वो क्या था? W गुणा 1000 बटा तुल्यांकी भार इंटू आयतन। ये हमको ज्ञात करना है। ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये हम निकाल लेते हैं। इसके लिए सारा डाटा हमारे पास है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार E बराबर क्या हो जाएगा? उसका जो भी उसका अणुभार है बटा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अणुभार कितना था? 40, वैलेंसी फैक्टर क्या? 1, तो तुल्यांकी भार क्या हो गया? 40, ठीक है। अब हम सूत्र लिखेंगे। N बराबर W गुणा 1000 बटा E इंटू बी। W हमको ज्ञात करना है तो W को इधर ले लो, बाकी सब उधर ले जाओ। N इंटू E इंटू V बटा 1000। N कितना है अपने पास? 1/1000। और E कितना है अपने पास? 40। V कितना है अपने पास? 1000 बटा 1000, ठीक है। 1000 से 1000 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 0.04 ग्राम, ठीक है। अब हम लेंगे भार इकाइयाँ, ठीक है। भार इकाइयों में क्या होता है? इस प्रकार की जो इकाइयाँ होती हैं उनका उपयोग तब किया जाता है जब विलय को भी भार के पदों में लिया जा रहा हो, विलय भी भार के पदों में लिया जा रहा हो, और विलायक या विलयन जो होता है वो भी भार के पदों में लिया जा रहा हो। यानी कि जिस
जिसमें भाग लग रहा है वो भी भार के पदों में है, ग्राम किलोग्राम में, और जिसका भाग लगा रहे हैं वो भी भार के पदों में है, ग्राम और किलोग्राम में। अच्छा, इन इकाइयों की खासियत ये है कि ये ताप से प्रभावित नहीं होती। ये ताप से प्रभावित नहीं होती, इसलिए इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये आपका वाइवा का क्वेश्चन बनता है 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल्स के समय जो वाइवा होता है उसमें पूछा जाता है कि भाई ताप से प्रभावित नहीं होने वाली इकाइयाँ कौन सी है, तो वो इकाइयाँ कौन सी है, भार इकाइयाँ। ठीक है, अभी इकाइयाँ हैं कौन कौन सी वो हम देखते हैं। ये इकाइयाँ अपनी होती है मोल भिन्न, द्रव्यमान प्रतिशत और मोललता। मोल भिन्न जिसको हम x से दर्शाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, और तीसरा है मोललता जिसको हम स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मोल भिन्न। मोल भिन्न का मतलब है, इसको मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी मोल प्रभाज का अर्थ क्या है, कोई भी पदार्थ है उसके जो मोल होंगे, कोई पदार्थ के जो मोल होंगे उनके अंदर हम अगर विलयन में उपस्थित कुल मोलों का भाग लगा दें, किसी विलय के मोलों में विलयन में उपस्थित कुल मोलों का अनुपात मोल भिन्न कहलाती है। मतलब आपका जो विलय है उसके मोलों में, विलयन जो होगा उसमें जो कुल मोल हैं, सारे घटकों के कुल मोल, उनका जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या कहलाएगा, मोल भिन्न। जैसे उदाहरण लें अपन, हमारे पास दो पदार्थ हैं, पदार्थ पहला है और पदार्थ बी है। इसके जो मोल हैं वो हैं Na, इसके जो मोल हैं वो हैं Nb। अब यहाँ से हमको x यानी कि इसका जो x होगा वो XA कहलाएगा। उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, A के मोल बटा कुल मोल, A के मोल बटा कुल मोल। इसी तरह इस B के मोल प्रभाज निकालना, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, B के मोल बटा कुल मोल। ठीक है, जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं उसके मोल बटा कुल मोल, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल बटा कुल मोल। ठीक है, कमाल की बात यह है कि इन दोनों मोल प्रभाजों का जो योग होगा, जो एक ही विलयन में उपस्थित हैं, वो सदैव एक के बराबर होगा। ए और बी के मोल प्रभाजों का जो योग होगा वो सदैव किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखने योग्य हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट दिए जाते हैं। जैसे n/2 जो होता है उसे बोला जाता है सेमी नॉर्मल। ठीक है, n/5 जो होता है उसे बोला जाता है पेंटी नॉर्मल। n/10 जो होता है उसे बोला जाता है डेसी नॉर्मल। n/100 जो होता है उसे बोला जाता है सेंटी नॉर्मल। n/1000 जो अभी हमने देखा था न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग में, उसको हम बोलते हैं मिली नॉर्मल। मिली नॉर्मल। 5n जो होता है उसको हम बोलते हैं पेंटा नॉर्मल।
ठीक है। n/2 को हम बोलेंगे सेमी नॉर्मल, n/5 को पेंटी नॉर्मल, n/10 को डेसी नॉर्मल, n/100 को सेंटी नॉर्मल, n/1000 को मिली नॉर्मल और 5n को पेंटा नॉर्मल। ठीक है। ठीक, इसके बाद आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हम क्या देखते हैं कि जो 100 ग्राम विलयन है, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। इसको सूत्र के रूप में 100 ग्राम विलयन में कितना वो विलेय का ग्राम में मात्रा घुली हुई है वो क्या कहलाएगा, उसका भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। सूत्र के आधार पर कैसे देखेंगे, सूत्र के आधार पर हम देखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटा विलयन का ग्राम में भार। विलेय का द्रव्यमान गुणा 100 बटा विलयन का ग्राम में भार। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं किसी चीज़ का ग्राम में भार बटा अणुभार, किसी चीज़ का ग्राम में भार बटा उसका विलयन में भार। ये हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान। जैसे हमने पीछे मोलों की भिन्न देखी थी, तो मोलों की भिन्न में हमने क्या देखा था, जिसके मोल हैं वो बटा कुल मोल। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जिसका द्रव्यमान है वो बटा कुल द्रव्यमान। तो इसको हम बोल सकते हैं द्रव्यमान भिन्न। जैसे यहाँ मोलों में भिन्न थी, जिसके मोल हैं बटा कुल मोल, वैसे ही हमने क्या किया, जिसका द्रव्यमान है बटा कुल द्रव्यमान। तो ये क्या कहलाएगी, द्रव्यमान भिन्न। द्रव्यमान भिन्न गुणा 100। द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान क्या कहलाएगा, इसकी द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस तरह से अपन मोल भिन्न को भी प्रतिशत में लिख सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए मोल प्रतिशत, मोल प्रतिशत बराबर क्या होगा, जैसे यहाँ द्रव्यमान भिन्न गुणा 100, वैसे यहाँ मोल भिन्न गुणा 100। तो ये क्या कहलाएगा आपका मोल प्रतिशत। ठीक है। अगला हम ले रहे हैं मोललता यानी स्मॉल m। मोललता के लिए हम क्या करेंगे, हम 1000 ग्राम या 1000 किलोग्राम लेंगे, लेकिन अब की बार मोललता में विशेष ध्यान रखा जाएगा, सूत्र लिखते समय भी और जो क्या बोलते हैं, सूत्र लिखते समय भी प्लस वो परिभाषा देखते समय भी मोललता में हम क्या ध्यान रखेंगे कि हम 1000 ग्राम विलयन का नहीं लेंगे, अब की बार हम लेंगे विलायक का। ठीक है, विलयन का नहीं लेकर के अब की बार हम क्या लेंगे, विलायक का। यानी हमारी परिभाषा ये हो जाएगी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की
संख्या को मोललता कहते हैं। स्मॉल m बराबर विलय के मोल बटा विलायक का भार, विलय के मोल बटा विलायक का भार, इसको हम क्या कहते हैं? मोललता। ठीक है, तो अब बाकी का अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है।